अभी लेसन 7 है और पाठ का नाम क्या है? काठमांडू। और काठमांडू के संबंध में, काठमांडू की राजधानी यानी नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और उसके संबंध में राइटर जो है विक्रम सेठ बड़ी एक लिटरेचर जो एक स्टोरी में जो सजाए हैं, रियल स्टोरी अबाउट ऑफ द काठमांडू ना, उसी के संबंध में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे, लर्न करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन ना, फर्स्ट लेवल में हम बिगिनिंग पॉइंट में लेसन का परिचय समझेंगे, पाठ का परिचय ना, व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन, है कि नहीं? तो उसी के संबंध में हम लोग को जानना है। तो आइए, काठमांडू इज ए स्टोरी अबाउट द ब्यूटी ऑफ काठमांडू द कैपिटल ऑफ नेपाल। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है, जिसकी सुंदरता के बारे में राइटर ने क्या किया है? दर्शाया, एक कहानी लिखा है। राइट द स्टोरी अबाउट ऑफ काठमांडू। रीजन क्या है? उसकी सुंदरता को क्या करने के लिए? ओपन करने के लिए, दर्शाने के लिए। लुक, इट इज रिटेन बाई विक्रम सेठ हु हैड ट्रेवल्ड वाइडली द कंट्रीज लाइक चाइना, तिब्बत एंड नेपाल। कह रहा है कि इट इज रिटन बाय विक्रम सेठ। यह जो स्टोरी है काठमांडू, यह विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने बहुत सारे देशों की यात्रा की। फॉर एग्जाम्पल में चाइना, तिब्बत एंड नेपाल यात्राएं की है। कौन? विक्रम सेठ। द राइटर हैज captured his experience about the travel countries in his famous book Heaven Lake। और Heaven Lake एक किताब है उनका, जिनमें उन्होंने पूरे देशों में घूमने के बाद वो पूरे देश की स्थिति परिस्थिति के बारे में संकलित किया है। किस बुक में? हेवन लुक में, ठीक ना। राइटर बहुत सारे देशों में क्या किया है? घूमा है। घूमने के बाद हेवन लेक एक बुक है, जिस बुक में उन्होंने सारे देश, जितने देशों की यात्राएं की है, उसकी सारी चीजों को उसमें क्या किया है? लिखे हैं, संकलित किए हैं, ठीक ना, संग्रहित करके उसमें संकलित किए हैं। और इसके बाद विच हैज ऑन द थॉमस कुक ट्रेवल बुक अवार्ड, और उन्होंने थॉमस कुक ट्रेवल एक बुक अवार्ड जीती है। कोई साधारण राइटर नहीं है, पूरे देश की, बहुत सारे देशों की यात्रा की है। फॉर एग्जांपल में अभी देखे चाइना, तिब्बत, नेपाल ना, तो एक बुक लिखे हेवन लोग, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों को संकलित किया है ना, संग्रहित किया है, एग्रीमेंटेड किया है इन बुक के अंदर ना। और साथ साथ विथ एक चीज और अपीयर किया है कि उन्होंने एक थॉमस कुक के ट्रेवल एक बुक्स के क्या किया है? जीता है, एक जीत हासिल किया है, अवार्ड, ठीक ना। अब हम चलते हैं समरी ऑफ लेसन में। ये पाठ का इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन रहा ना, पाठ का परिचय रहा। अब समरी ऑफ लेसन में चलते हैं। पाठ का सारांश क्या है? स्टोरी क्या है? पूरे उसका लिटरेचर क्या है? सेकेंड पॉइंट में है समरी ऑफ लेसन या समरी ऑफ द लेसन। द यहां लिख सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन लिख सकते हैं, समरी ऑफ द लेसन लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी ऑफ और द दोनों होता है ना। दोनों क्या है? द आर्टिकल है ना, डेफिनिट आर्टिकल है कि नहीं? डेफिनिट, लेसन डेफिनिट है, निश्चित है, इसलिए द का प्रयोग किया है ना। वही बताने के लिए मैं छोड़ रहा था, लेकिन द जो है ए एंड द इंडेफिनिट आर्टिकल्स है, लेकिन द जो है बिल्कुल डेफिनिट आर्टिकल है, निश्चित है।
और इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित है, जैसे ए एन होता है ना। ऑफ द प्रीपोजिशन है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। कह रहे काठमांडू ये स्टोरी रिटन बाय विक्रम सेठ। काठमांडू एक कहानी विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है। इधर आइए मेरे तरफ, बिल्कुल केयरफुल ऑफ, मेरे तरफ आइए। द राइटर है डिस्क्राइब इन दिस स्टोरी अबाउट द ब्यूटी ऑफ काठमांडू। राइटर ने काठमांडू के संबंध में विक्रम सेठ जो लिखे हैं वो काठमांडू की सुंदरता के बारे में एक स्टोरी को राइट किया है, और कुछ है नहीं, क्योंकि वहां वो गए हैं। द राइटर फर्स्ट विजिटेड एट पशुपति नाथ वेयर प्रेस्ट हाउकर डिवोटीज टूरिस्ट काउज मंकी पिजन्स एंड डॉग्स रोम्स थ्रू द ग्राउंड्स। राइटर जब काठमांडू गए हैं ना, तो फर्स्ट नंबर में द फर्स्ट विजिटेड, पहली यात्रा जो है उनका पशुपतिनाथ हुआ। कहाँ हुआ, पशुपतिनाथ। और जहाँ वेयर प्रीस्ट, जहाँ पुजारी, हाउकर फेरी वाले, डिवोटेड या और टूरिस्ट यात्रीगण, और गाय बंदरे पक्षियाँ कबूतरे इस तरह घूमते हैं उस ग्राउंड में। क्या करते रहे हैं, थ्रो द ग्राउंड्स, उस ग्राउंड में क्या करते हैं, सीधा घूमते हैं, घूम रहे हैं। राइटर ने पहला यात्रा किया जब काठमांडू का पशुपतिनाथ में, तो इस तरह की चीजों को उन्होंने देखा। Here is a signboard hanging in which it is written that only Hindus can enter. Can enter. Can. Use of can. Use of could. Use of may. Use of might. Use of is. Use of was. Use of has. Use of have. Use of had. ये आप पढ़ते हैं कि नहीं, यूज ऑफ प्रोसेस में पढ़ते हैं कि नहीं, ग्रामर में यूज करने के लिए, है ना। तो यहाँ जो है क्या है, कैन इंटर लिखा है। कैन इंटर, कैन इंटर, प्रवेश कर सकता है। केवल ओनली वन हिंदू। कौन प्रवेश कर सकता है पशुपतिनाथ मंदिर में, केवल हिंदू। एक साइन बोर्ड लिखा है इज ए हेयर, हेयर मीन्स यहाँ, हेयर मीन्स क्या होता है, यहाँ, देयर मीन्स वहां, कहते हैं हेयर इज ए साइन बोर्ड। साइन बोर्ड, साइन बोर्ड क्या लिखा है, साइन बोर्ड। साइन बोर्ड, साइन बोर्ड के मतलब, साइन मीन्स पहचान होता है, बोर्ड माने बोर्ड ना। साइन बोर्ड का मतलब एक पहचान है, एक हैंगिंग, लटका हुआ, एक जैसे ये बोर्ड है ना, इसको लटकाया गया है और लिखा गया है ऑन दिस बोर्ड कि ओनली वन हिंदू कैन इंटर इन दिस टेम्पल। इस मंदिर में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकता है। बात समझ रहे हैं। अगर कैन है, बिल्कुल प्रेजेंट में है, लेकिन कैन का अगर कुड कर दी जाए, प्रवेश कर सकता था, लेकिन अब नहीं, है कि नहीं। इस तरह से थोड़ा सा वेरिएबल को इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे ऐसे ग्रामर्स होते हैं, बहुत सारे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों लेवल्स को लेकर राइटर जो है एक लिटरेचर को लिखता है, एक स्टोरी को लिखता है, एक पोएट्री को लिखता है। अब बात समझ में आ गई। अब आइए लिटरेचर पर। हियर इज ए साइन बोर्ड हैंगिंग इन विच इज रिटेन, और राइट्स का तीसरा रूप, राइट, राइट मीन्स क्या होता है, राइट मीन्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप केयरफुल रहें और जो चीज पूछा जाए उसको अब बताएं, ठीक ना। राइट, राइट मीन्स लिखना। राइट का तीसरा रूप क्या होता है, रिटेन। राइट का दूसरा रूप होता है वर्ब सेकेंड सीरीज ऑफ रोट होता है कि नहीं। थोड़ी सी सावधानी रखना है। वर्ब फॉर्म्स जो है ना, उस सारी चीज को रखना है। सीरीज, उसको 5 सीरीज होता है ना, अभी आप लोग को बताए थे कि नहीं, नहीं फर्स्ट पीरियड में बताए थे। V1, V2, V3, V4 और V5।
जब तक वर्ब का सीरीज नहीं आप समझते हैं तब तक, जैसे राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स, है ना। वर्ब का 5 सीरीज है, राइट्स है कि नहीं। तो इस तरह से जितने भी, अब यहां देखिए लिखा है रिटेन, रिटेन दैट ओनली हिंदू, ओनली, ओनली मीन्स क्या होता है, ओनली, ओनली मीन्स केवल। उस पर लिखा गया था, उस बोर्ड पर, जो उस बोर्ड लटकाया गया था ना, साइन बोर्ड पर लिखा गया था कि ओनली फॉर हिंदू क्या कर सकता है, कैन इंटर, प्रवेश कर सकता है। बात समझ में आ रही है। दिस टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ होली बागमती विच फ्लो बिलो। और जो नदी था ना, नदी का जो सिचुएशन है वह बाग, उसके बगल में ही क्या करती है नदी, जो मंदिर का सिचुएशन है, जो प्रारूपता है ना, जो स्ट्रक्चर है, उसके समीप से ही क्या, एक बागमती नदी। बात समझ गई, बात समझ में आ रही है ना। अक्सर मंदिरे नदियों के किनारे बनाए जाते हैं। द विजिटर टेक दियर बोथ इन द रिवर एंड देन गो टू द टेम्पल। और यात्रीगण जब वहां जाते हैं तो उस नदी में तला क्या करते हैं, स्नान करते हैं, और इसके बाद मंदिर में जाते हैं। किस मंदिर में जाते हैं, पशुपतिनाथ। बात समझिए, काठमांडू में पशुपतिनाथ जो मंदिर है उसमें केवल हिंदू लोग प्रवेश करते हैं, वो लिखा गया है, बोर्ड लिखा गया है। कौन बता रहा है, राइटर, क्योंकि काठमांडू की यात्रा किया है और वही ये चीजें बता रहा है, जिस चीज को हम लोग आज पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं, है कि नहीं, इन सारी चीजें। इट इज टोल्ड दैट व्हेन शिवलिंग emerges fully, goddess inside will escape and the evil period of the Kali Yuga will end on earth। एक चीज वहां एक खासियत लिखी गई है, राइटर ने बड़ा खासियत चीज को इस लैंग्वेज में लिखा है, इस लिटरेचर में, कि वहां एक शिवलिंग है। कहाँ, हाँ, और वो शिवलिंग जे ही बाहर आ जाएगा ना, उसके अंदर वाले देवता क्या हो जाएंगे, बिल्कुल खाफा हो जाएंगे। एक स्टोरी है, अब रियल स्टोरी मानो चाहे अनरियल स्टोरी मानो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राइटर की लिखी हुई चीज है कि नहीं। तो वो जो शिवलिंग है अगर वो बाहर आ जाता है तो सारे अंदर वाले देवता खफा हो जाएंगे और कलयुग का अंत हो जाएगा। कलियुग लिखा है, क्या लिखा है, कलियुग विल एंड ऑन अर्थ, पृथ्वी पर कलियुग की समाप्ति हो जाएगी जब वो शिवलिंग बाहर आ जाएगा ना। मंदिर के चरी ही एकदम नियर रिवर जो क्रॉस करती है, जे ही वो शिवलिंग बाहर आ जाएगा ना, तो अंदर वाले जितने देवते हैं क्या हो जाएंगे, खफा हो जाएंगे और कलियुग क्या हो जाएगा, कलियुग एंड ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर कलियुग की समाप्ति हो जाएगी। ये स्टोरी है, राइटर गिव द नॉलेज बाय, क्या राइटर दिया है, जिस चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। हम लोग तो ये मालूम नहीं था, मालूम था आप लोग को नहीं ना, लेकिन अब मालूम हो गया कि इस तरह की वहां रहस्य है। देन द राइटर वेंट एट द बुधनाथ स्तूप। तब राइटर इसे काठमांडू के पशुपतिनाथ जगह जाने के बाद फिर एक बुद्ध स्तूप जो है वहां काठमांडू में है, ठीक ना, पशुपतिनाथ काठमांडू में है, एक मंदिर है। और वहां के बाद थोड़ा सा दिन तब क्या हुआ, द राइटर वेंट एट द बुधनाथ स्तूप। एक बुधनाथ, बुद्ध की एक स्तूप है, वहां भी राइटर गया। वेंट लिखा है, क्या लिखा है, वेंट, गया, ठीक ना। पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग करते हैं ना, अफर्मेटिव में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, V2 और ऑब्जेक्ट लिखते हैं कि नहीं, किसमें लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। जब तक ग्रामेटिकल जानकारी नहीं रहेगा आप लोग को तब तक लिटरेचर की कोई सब्जेक्ट, V2 और ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं। जैसे वह पटना गया, सी वेंट टू पटना, वर्ब का सेकेंड सीरीज लगाते हैं कि नहीं, वर्ब का दूसरा रूप लगाते हैं, हम क्या बोलते हैं, दूसरा रूप, लेकिन सेकेंड सीरीज बोला जाता है। बात समझ में आ गई,
तो कहाँ गया? पशुपतिनाथ मंदिर के बाद इन सारी क्रियाओं को देखकर, सारी चीजों को देखकर वह कहाँ गया? बुद्ध स्तूप गया देखने के लिए, ठीक ना? द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, हियर इज नो क्रॉस एंड देयर इज ए हेवन ऑफ क्वांटनेस इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड। वहां की जो गलियां थी, जिस गली में वह गया, वह गली बिल्कुल स्वर्ग की तरह शांतिपूर्ण था। कैसा था? स्वर्ग की तरह शांतिपूर्ण वह गलियां थी जिस गली में वह गया। काठमांडू जी विवाइड मर्सेंटली रिलीजियस विथ ए स्मॉल श्रेन टू फ्लावर एडोर्नेड डिजिट along the northeast and busiest street with fruit sellers, hawker etc. उन गलियों में जो थे फेरी वाले, कौन? फेरी वाले, यात्रा करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, सभी लोग अपने अपने कामों में क्या थे? व्यस्त थे। आप किसी मार्केट में जाते हैं तो ये सारे लोग एक ही वर्क करते हैं, सबकी अलग अलग अपनी व्यवस्था बनी रहती है। कोई किराने की दुकान पर है तो कोई बुक्स के किताब दुकान पर है, इस तरह है कि नहीं? इस तरह सारे लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और बेचने वाले अलग अलग सामान जो है, अलग अलग सामान अपना बेचते हैं, सेलिंग करते हैं कि नहीं? उस तरह भीड़ लगी हुई है। क्यों? कि मेले हैं, है कि नहीं? उस समय राइटर गया है जिस समय वहाँ मेला लगता है, जिस समय वहाँ भीड़ होती है, तब तो राइटर को कुछ लिखने के लिए पॉइंट्स मिलेगा। अगर बिल्कुल एक ऑप्शन ना मिले तो राइटर कोई चीज लिख नहीं सकता है। अगर ऑप्शन ना मिले तो टीचर कोई बोल नहीं सकता है। ऑप्शन ना मिले तो सिंगर कोई गीत गा नहीं सकता है। इसलिए राइटर को क्या चाहिए? ऑप्शन चाहिए। ऑप्शन का मतलब मेन पॉइंट उसका चाहिए। जब तक ऑप्शन रूपी पॉइंट नहीं मिलेगा, तब तक वह स्ट्रक्चर राइज नहीं कर सकता है और लिटरेचर को आगे बढ़ा नहीं सकता है। एक खासियत है। द राइटर इज वेरी मच फाउंड ऑफ ए फ्लूट म्यूजिक। एक चीज और है कि देयर इज नो कल्चरल दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट। बांसुरी की जो आवाज होती है उसका एक कल्चर जो है, उसका एक वेरिएबल जो है, वह एक अलग ढंग का होता है। कैसा होता है? अलग ढंग की। बांसुरी की आवाज में एक एट्रैक्शन पावर होता है, जिस पावर में लोग सुनने की चाहत रखते हैं कि नहीं? द राइटर इज वेरी मच फाउंड ऑफ फ्लूट म्यूजिक। राइटर को बांसुरी की आवाज जो है बिल्कुल अच्छी लगती है। कैसा लगती है? अच्छी। क्योंकि उसकी जो आवाज होती है बिल्कुल एक सिंपल, बिल्कुल एट्रैक्शन पावर की होती है और उसका जो कल्चरल होता है, उसका जो एक लेवल्स होता है, कैरियर होता है उस आवाज की, एक अलग ढंग की हुआ करती है। इसीलिए राइटर को क्या है? वही पसंद है। मच फाउंड ऑफ फ्लूट म्यूजिक। He looks at the flute seller standing in a corner of the square near the hotel. और वो बांसुरी बेचने वाला एक होटल के कोने के भाग में खड़ा हुआ कर क्या कर रहा है? अपने बांसुरी को सेलिंग कर रहा है। राइटर देखता है कह रहा है कि ही लुक्स एट द फ्लूट सेलर। सेलर माने बेचने वाला होता है। सेल माने बेचना। सेल से क्या बनाया है? सेल मीन्स बेचना। एक क्रिया है, मेन वर्ब है। एम भी बोलते हैं, है कि नहीं? पी भी बोलते हैं। एम भी का मतलब मेन वर्ब, पी भी का मतलब प्रिंसिपल वर्ब। कल बता रहे थे कि नहीं आप लोगों को? इस पीरियड में बताए थे कि नहीं? हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब, एच भी और ए भी एक्सिलरी वर्ब, है कि नहीं? एक क्रियाएं दो तरह की। एक मेन वर्ब होता है जिस क्रिया में खाना पीना, सोना, दौड़ना, जगना, पढ़ना, लिखना, ये सारी जो क्रियाएं हैं, रीड, प्ले, राइट, स्लीप, ये जितने हैं ना, ये सारे क्या हैं? मेन वर्ब हैं। और इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, बीन, मे, माइट, कैन, कुड,
ये सारे जो है शाइल विल, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। बात समझ में आ रही है? गो, कैन गो, और ये क्या है? कैन गो, दैट इज हेल्पिंग वर्ब, दैट इज मेन वर्ब, है कि नहीं? है कि नहीं? कूड, कैन का कूड पास्ट रूप में, है कि नहीं? कैन का कूड बना, गो का पास्ट क्या होगा? गॉन। बात समझ रहे हैं? V3 V1, है कि नहीं? ये तो हेल्पिंग वर्ब का भी एक वेरिएबल होता है जिसे फ्यूचर में आप इसका यूज करते हैं तो फ्यूचर की प्रारूपता में स्ट्रक्चराइज करेंगे। अगर पास्ट में इसको पढ़ाते लिखते हैं तो पास्ट का स्ट्रक्चराइज करेंगे, और प्रेजेंट में जब ये वर्ब की यूज करते हैं जो वर्ब, दैट इज राइट ऑफ द प्रेजेंट स्ट्रक्चर, है कि नहीं? वही देखिए, कह रहा है कि ही लुक्स एट द फ्लूट सेलर, लुक सी। एक चीज और डिफरेंस बता रहे हैं, इसलिए कि लिटरेचर आपका बिल्कुल अब समाप्ति की ओर चल रहा है, ठीक ना? लुक क्या है? लुक क्या है? लुक। और एक क्या चीज है? के क्या है? कॉन्सोनेंट है। कि क्या चीज है? कॉन्सोनेंट। लुक मीन्स देखना, मेन वर्ब, है कि नहीं? और इसमें क्या राइज किया है? बोलो। लुक्स बाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फर्स्ट स्ट्रक्चर, है कि नहीं? है? और एक चीज और देखिए, सी, सी मीन्स क्या होता है? देखना, और लुक मीन्स देखना। राइटर जो है कि उसको देख रहा है, लेकिन लुक बिल्कुल स्पिरिचुअल पॉइंट में देख रहा है, बिल्कुल एक दार्शनिक, एक दर्शन के रूप में देख रहा है। इसलिए हम लुक का यूज ऑफ लुक, दिस लिटरेचर यूज ऑफ लुक, है कि नहीं? क्यों नहीं सा बोला? क्यों नहीं सी लिख दिया? है कि नहीं? थोड़ा सा लिटरेचर में भी बहुत सारे डिफरेंस मिलते हैं। इंग्लिश कोई इजी लैंग्वेज नहीं है। मेन बेस ऑफ द ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर को राइट करने के लिए मेन बेस क्या होना चाहिए? ग्रामर होना चाहिए। और यहाँ लुक और सी, लुक मीन्स भी देखना होता है, सी मीन्स भी देखना होता है, लेकिन ये जो लुक, बिकॉज रीजन क्या है? क्योंकि ये बिल्कुल आत्मिक तौर से उसे देख रहा है, कुछ नॉलेज रखने के लिए, कुछ ज्ञान की प्रारूपता तैयार करने के लिए, स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। बात समझ में आ रही है ना? तो ही लुक्स एट द फ्लोट सेलर स्टैंडिंग, स्टैंड माने क्या होता है? खड़ा। स्टैंडिंग एक चीज और आ गया, कल मैं थोड़ी सी बताया था। स्टैंड, स्टैंड मीन्स क्या होता है? खड़ा। और इसमें वर्ब का कौन सा रूप लगाया? प्रेजेंट किस रूप में तैयार किया जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, है कि नहीं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, है कि नहीं? पास्ट कंटिन्यूअस में फ्यूचर कंटिन्यूअस में जोड़ते हैं कि नहीं? ये सारे स्ट्रक्चर को हमको जानना, नॉलेज रखना बहुत जरूरी है, तब कहीं इंग्लिश लैंग्वेज या लिटरेचर को हम बिल्कुल सही रूप से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। इन ए कॉर्नर, कॉर्नर मीन्स क्या होता है? कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब कोना होता है। क्या होता है? ये बिल्कुल देख रहे हैं हॉल, उस साइड कोना है ना, 1 2 3 4, है कि नहीं? एक कोने में राइटर क्या करता है? देखता है कि जो बांसुरी बेचने वाला है वो एक कोने में, होटल के एक कोने में क्या है? खड़ा है, स्टैंडिंग, खड़ा हो रहा है। यहाँ स्टैंडिंग लिखा है, लेकिन स्टोरी जो है एक अलग ढंग की है, लेकिन यहाँ क्रियाओं की प्रारूपता एक अलग ढंग का हो गया। अगर ये डीलिंग किया जाए तो बड़ी मुश्किलें हो जाती है, ठीक ना? बिल्कुल। टाइम इज द जज ऑफ द आवर लाइफ, समय जिंदगी के एक न्यायाधीश है, इसलिए टाइम पर हम लोग चल रहे हैं। बात समझ में आ गई? टाइम इज द जज ऑफ आवर लाइफ, समय जो है जिंदगी का क्या? एक न्यायाधीश है। टाइम इज मनी फॉर आवर लाइफ नहीं, टाइम इज द जज ऑफ आवर लाइफ। बात समझ गया? हिमसेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करना है। अब देखो इधर, इन हिज लैंड इज पोल विथ एन attachment at the top from which 50 or 60 bansuri is projected in a all direction like the coils of the porcupine। कह रहा है राइटर की जो बांसुरी वाला जो है एक कोना में जो खड़ा है, एक बांस के पाई
छड़ी है, डंटे हैं ना, और उसमें बहुत सारे क्या हैं, बांसुरी को क्या किया है, 50 से 60 बांसुरियों को सजाया है। आप लोग देखे होंगे मेला में, एक डंडे में लगा लेता है, इसके बाद उसे पांख, यानी कहने का मतलब है कि पक्षियों के पांख की तरह छितराए हुए वो नजर आते हैं। किसको, राइटर को। हम लोग भी देखते हैं, तो बांसुरी बेचने वाले को मेले में देखते हैं ना, पक्षियों के पांख की तरह इस तरह दिखाई देता है। द फ्लूट म्यूजिक इज एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पार्टिकुलर साउंड। कह रहा है राइटर के, थोड़ा उसको जगाओ, राइटर लास्ट पॉइंट में राइटर यही चीज दे रहा है, कह रहा है कि द फ्लूट म्यूजिक इज एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड द मोस्ट पार्टिकुलर साउंड। बांसुरी की जो आवाज होती है एक व्यापक और विशिष्ट पहचान अपना देती है, व्यापक और विशिष्ट पहचान अपना देती है। बिकॉज रीजन क्या है, उसकी जो बांसुरी की जो आवाज होती है, साउंड होता है, वह हमें एट्रैक्टिव करता है। क्या करता है, एट्रैक्टिव करता है कि नहीं, जिसे हम सुनते हैं और सुनने की व्याकुलता भी मेरे अंदर हो जाती है, चाह भी हो जाती है। हम लोग भी जाते हैं तो बांसुरी को क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। देयर इज नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट। ये लाइन जो है राइटर ने बड़ी सजा कर लिखा है। बांसुरी की अत्यंत विशिष्ट पहचान और साथ साथ बांसुरी पार्टिकुलर साउंड, उसके जो पार्टिकुलर साउंड जो हैं, पार्टिकुलर साउंड का मतलब विशिष्ट जो पहचान है उसका एक अलग ढंग का है ना। और साथ साथ एक लिटरेचर और दिया है कि देयर इज नो कल्चर, कोई ऐसा कल्चर नहीं है, कोई ऐसा सभ्यता नहीं है, दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, जिस सभ्यता में बांसुरी न बजाई जाए। जिस सभ्यता में, कोई ऐसी सभ्यता नहीं है जिस सभ्यता में बांसुरी न बजाई जाए, बांसुरी की आवाज न रखी जाए या बांसुरी का यूज न किया जाए। ये राइटर की अपनी सोच है, लेकिन हकीकत में, रियलिटी में अगर देखा जाए, बाई स्टोरी काठमांडू विक्रम सेठ जो लिखे हैं, इनके स्टोरी के माध्यम से ये नॉलेज हुआ कि काठमांडू में पशुपतिनाथ की प्रारूपता क्या है, बौद्ध स्तूप की प्रारूपता क्या है, और साथ साथ बांसुरी की वेरिएबल साउंड क्या है। ये 3 पॉइंट्स मिला कि नहीं हम लोग को, काठमांडू की सुंदरता मिली कि नहीं। और इन्हीं शब्दों के साथ एक चीज और है कि देयर इज नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट। बांसुरी, कोई भी संस्कृति नहीं है जो बांसुरी की आवाज को नहीं पसंद करती है। बात समझ में आ गई, और आपका लेसन भी क्या हो गया, एंड कर गया था।